खुशामदीद है बेटा आप सबका। तो आइए जी, पहले सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आइए बेटा, हम चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो हमारा जो नया चैप्टर है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ये ब्रीदिंग क्या होती है आपको पता है? ब्रीदिंग इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सांस लेने को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। जो हम सांस लेते हैं, हम एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर इनहेल करते हैं और उस फ्रेश एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारे सेल्स में पहुंचता है और वहाँ हमारी सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं और वहाँ से एनर्जी निकलती है। एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस छोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज मीन्स ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, उसी को हम बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले बताऊं कि आप सबको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या है। देखो बेटा, respiration is not breathing. Breathing is something different from respiration. Breathing is a sit up in respiration. अगर आपसे कहा जाए what is respiration, आप कहते हैं respiration is a process by which living organisms produce energy, या हम कहेंगे by which living organisms derive energy. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसकी बदौलत लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी डिराइव करते हैं। कहाँ से करेंगे एनर्जी डिराइव? वो करेंगे एनर्जी डिराइव फ्रॉम देयर फूड। तो याद रखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सिंपल से सिंपल हो, माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सबको चाहिए एनर्जी। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे स्मॉल हो या बिग हो, प्लांट हो या एनिमल हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, सारे एनिमल्स को चाहिए, सारे प्लांट्स को चाहिए एनर्जी। किस लिए? ये एनर्जी ये यूज करते हैं टू कैरी आउट देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। वी आर ह्यूमन बींग्स। मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ चल रहा हूँ, इसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो मैं नहीं कर सकता। मेरा ब्लड रगों में दौड़ रहा है, उसको हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो हर एक काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी डिराइव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं? वो फूड से डिराइव करते हैं। याद रखिए जी, दिस रेस्पिरेशन इज की टू लाइफ। अगर रेस्पिरेशन रुक गई तो लाइफ भी थम जाएगी। रेस्पिरेशन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा फीचर यही है कि दे रेस्पायर, ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब आपको बेटा पता होगा, ये जो रेस्पिरेशन होती है, द रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो किस्म की होती है बेटा, याद रखिए। प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करने की जरूरत है, एनिमल्स को भी। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एक बार मैंने एक स्टूडेंट को बोला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? उसने कहा कि प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस और एनिमल्स करते हैं रेस्पिरेशन। मैंने कहा क्या प्लांट्स नहीं करते हैं फोटो रेस्पिरेशन? उसने कहा नो सर, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। जबकि आप याद रखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फूड। उस फूड में से वो कुछ अपने लिए
यूज करते हैं जहां से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जबकि एनिमल्स सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं। एक वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे ऑक्सीजन, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन जहां ऑक्सीजन यूज नहीं होता है उसको बेटा बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो याद रखिए, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। एंड मोस्ट लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, और वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। हाँ जी, मुझे पता है आपके दिमाग में आया होगा क्या ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। हाँ जी, वी आर हायर एनिमल्स, हम में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन हमारी सिकल्टल मसल्स जो होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं सिकल्टल मसल्स, ये कभी कभार कर सकती हैं और करती भी हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कब? जब आप कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, जब आप भारी भरकम एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी बॉडी, वो जो उस हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस वक्त जब हम बहुत हाई एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस एनर्जी को कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी यूज़ करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। लेकिन जनरली आप याद रखिए, हायर एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। हाँ जी, हम में एनारोबिक होती है लेकिन अंडर सम स्पेशल कंडीशंस, स्केलेटल मसल्स में होती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो बेटा होती है, आप याद रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी प्रोड्यूसड इज अबंडेंट। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, कम ही प्रोड्यूस होती है। अगर आप देखेंगे, एक ग्लूकोज जब यूज़ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बेटा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप कहेंगे व्हाट इज दिस एटीपी? आपको पता है एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो हम फूड खाते हैं वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एक साथ नहीं निकलती है। वो सारी एनर्जी अगर फूड से एक ही साथ निकलेगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी उससे जो एनर्जी निकलती है उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटीपी। और ये एटीपी यूज किया जाता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनती है जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनती है। लेकिन याद रखिए, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वो जो फूड होता है, फूड से तो एनर्जी निकलेगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एनर्जी के साथ निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात होगी तो एनर्जी के साथ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात होगी, जब फूड से एनर्जी निकलती है तो एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, या तो निकलता है अल्कोहल या तो निकलता है लैक्टिक एसिड। याद रखिए, वंस जब भी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगी
तो एनर्जी के साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है, फूड से एनर्जी निकलेगी, या तो अल्कोहल निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, या निकलता है लैक्टिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट। इसीलिए तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हम कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, स्केलेटल मसल्स में क्या होती है, कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। बिल्कुल, जब आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एनर्जी तो निकलती है लेकिन वहाँ पर निकलता है साथ में लैक्टिक एसिड, और जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से, याद रखिए, जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगी, accumulation of lactic acid is responsible for fatigue। जो आप थकावट को जो आपको होती है, थकन जो होती है, आपकी थकन का बायस से ही लैक्टिक एसिड होता है। अब तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन क्या होती है। ये रेस्पिरेशन आपको पता है बेटा, रेस्पिरेशन जो है जहाँ से एनर्जी निकलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये होती है सेल्स के अंदर। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये सेल्स के अंदर होगी, लेकिन कहाँ पर होगी? ये साइटोप्लाज्म में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब ये जो हमारी बॉडी में ये जो एनर्जी निकलती है, हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स की, क्योंकि हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एज फार एज मैन इज कंसर्न, जहाँ तक इंसान का ताल्लुक है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है बेटा, वी आर एरोबिक, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यूज को क्या चाहिए? हमारे टिश्यूज को चाहिए बेटा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ये ऑक्सीजन हमें मिलता है एटमॉस्फेयर से। तो जब हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन जाएगा, वहाँ पर टिश्यूज में ये ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और एनर्जी निकलेगी और एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए बेटा ये एटमॉस्फेयर है, आपने इनहेलेशन की, आपने इनस्पायर किया, मान लीजिए ये है आपकी बॉडी के टिश्यूज। तो जब ये ऑक्सीजन जाएगा एटमॉस्फेयर से आपके टिश्यूज में, वहाँ पर ये जो फूड है, फूड से निकलेगी एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन साथ में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके टिश्यूज में बेटा, देखिए फूड आपके सेल्स में है, टिश्यूज में है, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो चला गया, आपने सांस ली, वो ब्लड ने ले लिया वो ऑक्सीजन। वो कैसे ले लेगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक है, वो हम देखेंगे आगे। पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो जाता है हमारे टिश्यूज में, उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। वो ऑक्सीडेशन कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, और एनर्जी निकलती है। एनर्जी के साथ वहाँ पर एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के अंदर ही रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के अंदर वाटर के साथ मिलेगा और बनाएगा H2CO3। तो सेल्स का पीएच डाउन हो जाएगा, टिश्यूज का पीएच H2CO3 जो है इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, तो सेल्स में डैमेज हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस आना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए बॉडी से। कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो बेटा अब देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ गया और बॉडी से आपने वापस खारिज किया, रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड।
इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग मीन्स taking in of fresh air, taking in of fresh air. Fresh air means the air which is rich in oxygen, and release of foul air. Foul air means that air which is rich in carbon dioxide. उसको बेटा हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो पहले समझिए ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन अ फ्रेश एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग फाउल एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेश एयर आप एटमॉस्फेयर से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वापस डालेंगे एटमॉस्फेयर में फाउल एयर के साथ। जो हम हवा छोड़ते हैं सांस से के साथ, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, हम उसको बोलते हैं फाउल एयर। लेकिन इस चैप्टर में हमें एक्चुअली क्या समझना है? हमें इस चैप्टर में ये समझना है पूरी तरह, इसका भी मैकेनिज्म समझना है, ब्रीदिंग कैसे होती है ये भी समझ लेंगे, लेकिन साथ ज्यादा थ्रस्ट इस पार्ट पर है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज जो होता है बेटा, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ये हमारे टिश्यूज में कैसे जाता है, ये क्या होता है? ये क्या डायरेक्टली टिश्यूज में जाती है? जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, जब आप सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। फ्रेश एयर जो है ये आपके लंग्स में जाता है, और लंग्स से ये जो फ्रेश एयर होता है, जब हम सांस लेते हैं फ्रेश एयर में जो ये ऑक्सीजन होता है, ये हमारे लंग्स में जो एयर जाएगा वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है बेटा? ब्लड में। और वो ऑक्सीजन जो है ब्लड कैरी करता है। तो लंग्स में एयर जाएगा, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड इस ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यूज में, यहाँ पर टिश्यूज में। अब आप कहेंगे टिश्यूज में क्या होगा? टिश्यूज में जो फूड होगा उस फूड की हो जाएगी रेस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीजन ब्लड ने अपने साथ लिया था, टिश्यूज में ये ऑक्सीजन यूज होगा और फूड से निकलेगी एनर्जी, और एनर्जी के साथ वहां निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कहेंगे टिश्यूज में कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। कौन करता है सप्लाई? ब्लड। ब्लड कहाँ से लाता है? लंग्स से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अब टिश्यूज में निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है बेटा? आप याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगा ब्लड में। अब ब्लड जो है, अब ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा और कहाँ लेके आएगा? लंग्स में। अब ये जो ब्लड है अभी, तो ये पहले लंग्स से गया था, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ लंग्स में इसने लोड किया था ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन टिश्यूज के पास ले लिया, टिश्यूज ने उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, वहां से क्या कर दिया? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड लोड करेगा टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लोड करके लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, और जो लंग्स से बाहर निकलेगी हवा, वो हवा जो होगी, वो एयर जो होगी, दैट विल बी फाउल एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब देखिए ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है। तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है इट इज इन वन डायरेक्शन, वाइल एज कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब देखिए ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर और फ्रेश एयर कहाँ में होता है? एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, देन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, देन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम अपोजिट में, फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, टिश्यूज टू ब्लड, फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, देन फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जाएगा ना फाउल एयर। तो याद रखिए, इस हम कहें हमें यहाँ पर डिस्कस यही करना है, ये फ्रेश एयर जो है ये लंग्स में जाता है, तो लंग्स के
पास पहुंच के लंग्स से ये ऑक्सीजन कैसे निकलता है और वो ब्लड में कैसे जाता है, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज में। अब टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड में जाएगा, वो ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा, वो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है। तो ये स्टेप जो है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगा, फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेप को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। दिस इज इनटेक, दिस इज एक्सहेल, दिस इज इंस्पायरेशन, दैट इज एक्सपायरेशन। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये वाला स्टेप तो ये है, कैन नॉट वी से दैट दिस इज breathing, intake of fresh air and release of foul air. Fresh air goes from atmosphere into lungs, while as foul air carrying carbon dioxide goes from lungs to atmosphere. अब बीच में क्या होता है, ये ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में कैसे जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा ऑक्सीजन टिश्यूज में। अब टिश्यूज में तो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेकिन टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला है वो ब्लड में कैसे जाएगा, ब्लड इसको कैसे लेके जाएगा लंग्स में, इसको हम डिस्कस करना है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। ऐसा नहीं होता है लंग्स देंगे इस ब्लड को ऑक्सीजन तो ब्लड इसको वापस देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड लेके जाएगा टिश्यूज में ऑक्सीजन लेकिन वहां पर ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है डिटेल में। तो हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो इसमें काम करता है इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में, वो होते हैं लंग्स। तो हम कहते हैं हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं, हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लंग्स। और वो रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स इन्वॉल्व बेटा होते हैं, उस रेस्पिरेशन को बेटा बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो याद रखिए ह्यूमन बींग्स में होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट मीन्स लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस। अगर आप देखेंगे फिश में लंग्स नहीं होते हैं, वहाँ पर गिल्स होते हैं, वो गिल्स वो पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालते हैं और टिश्यूज को सप्लाई करते हैं। उस रेस्पिरेशन को बेटा हम बोलते हैं गिल रेस्पिरेशन। एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दूसरा होता है गिल रेस्पिरेशन। गिल रेस्पिरेशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं ब्रैंचियल रेस्पिरेशन। तो याद रखिए फिश में होती है ब्रैंचियल रेस्पिरेशन, जबकि ह्यूमन बींग्स में होती है कौन सी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो बेटा ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को। हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर में वापस कैसे आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। फिर हमें ये देखना है लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाता है, ब्लड इसको कैसे लेके चलेगा जाएगा टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो ब्लड में कैसे जाता है, ब्लड उसको कैसे कैरी करेगा टू द लंग्स, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने रखा है, अल्लाह मियाँ ने, खुदा ने हमारी बॉडी में रखा है एक सिस्टम, एक फुल फ्लेज्ड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि आपको पता है सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह सोचने के लिए है नर्वस सिस्टम, इसी तरह बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, काम करने के लिए मूवमेंट करने के लिए लोकोमोटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इसी तरह से फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह से बेटा एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेशन के लिए हमारी बॉडी में एक फुल फ्लेज्ड सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है लंग्स का। तो क्या होता है, कैसे होती है ये प्रोसेस, बेटा सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैन का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और कैसा है। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज मैंने सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, कल हम डिस्कस करेंगे पूरे इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। उमा अलैना इलल बलागुल मुबीन।